नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं ITI वायरमैन के मोटर वाइंडिंग टॉपिक की और उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच इज फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग। फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग कौन सी है? तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, लॉन्ग कॉर्डेड वो होता है जहां पर कॉइल पिच पोल पिच से बड़ी होती है। लॉन्ग शब्द का यूज किया है तो कॉइल पिच पोल पिच से बड़ी होगी। यहीं अगर शॉर्ट पिच का यूज करेगा तो कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से छोटी होगी, ठीक है। और फुल पिच का यूज करेगा तो कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होगी। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे लॉन्ग पूछा है यानी कॉइल पिच पोल पिच से बड़ी होगी, यानी कि आपका डी ऑप्शन ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ 3-phase मोटर वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। ये देखिए, जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था उसी पे आ गया है प्रश्न कि अगर कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो क्या होगा। जब बड़ी थी यानी लॉन्ग थी तो हम उसको कह रहे थे जब कॉइल पिच पोल पिच से बड़ी थी तो हम उसको कहते थे लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग, और जब कॉइल पिच पोल पिच से छोटी है तो हम उसको कहेंगे शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग, ठीक है। बड़ी है तो लॉन्ग, छोटी है तो शॉर्ट। सिंपल तरीका याद रखें। और अगर बराबर है तो हम कहेंगे फुल पिच, ठीक है। यहां पे पूछा गया है छोटी है, कॉइल पिच पोल पिच से छोटी है, तो यहां पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड। किस प्रकार की वाइंडिंग दर्शाई गई है। देखिए, जब भी इस तरह का कोई डायग्राम आता है, यहां पे देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में वाइंडिंग स्लॉट के अंदर आपको जो ये वाइंडिंग दी हुई है, ये पूरी कंप्लीट ऊपर से नीचे तक एक सिंगल लेयर दी हुई है। इसको कहीं बीच में डिवाइड नहीं किया हुआ। अगर इसको डिवाइड नहीं किया हुआ यानी ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, और बीच में अगर डिवाइड कर देगा तो डबल लेयर वाइंडिंग हो जाती, क्योंकि यहाँ डिवाइड तो कहीं किया नहीं है, पूरी ऊपर से नीचे तक एक जैसी दिखाई गई है, तो ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उसके पहले थोड़ा सा एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन और भी दिए गए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो वो क्या होती हैं? देखिए, यहां जो पहला फोटो आपको दिया हुआ है, पहली पिक्चर जो आपको दी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि यानी जो लेफ्ट साइड में फोटो दी हुई है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि कॉइल के अंदर जो कंडक्टर हैं वो अलग अलग स्लॉट में वितरित किए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मतलब वितरित वाइंडिंग। वितरित वो वाइंडिंग होती है जिसमें कि सारे कंडक्टर्स को एक ही साथ इकट्ठा नहीं किया जाता, उसमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे, हरा वाला जो है वो सी फेज है, लाल वाला बी फेज है, और ब्लू वाला आपका ए फेज है। अब आप देख रहे होंगे इस वाइंडिंग में सारे फेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, पूरे में फैले हुए हैं, एक ही जगह इकट्ठे होकर नहीं बैठे हैं। इसके जस्ट अपोजिट आपकी होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में क्या होता है, इस वाइंडिंग में आप देखेंगे दूसरा जो फोटो है यानी राइट साइड में, देखिए सारे हरे वाले कंडक्टर एक साथ हैं, सारे लाल वाले एक साथ हैं, और सारे ब्लू वाले एक साथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेट हो गई, सारी वाइंडिंग एक साथ आ गई, ठीक है। एक फेज की सारी वाइंडिंग एक साथ आ गई। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, सारी वाइंडिंग वितरित हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अगर ऐसा कोई फोटो आ जाता है तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सी कंसंट्रेटेड है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि स्लॉट पर पोल पर फेस की संख्या, जो लेफ्ट वाला पिक्चर है यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, स्लॉट पर पोल पर फेस की संख्या एक से ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और अगर स्लॉट पर पोल पर फेस की संख्या एक के बराबर है तो फिर वो आपकी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, ये आपको याद रखना होगा। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में स्लॉट पर पोल पर फेस की संख्या एक के बराबर होती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में स्लॉट पर पोल पर फेस की संख्या एक से ज्यादा होती है। एक पोल जो होता है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट हैं, या याद रखें, इनके ऊपर सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि एक पोल जो होता है वो 180 विद्युतीय डिग्री के बराबर होता है। संतुलित वाइंडिंग के लिए दो चरणों में 120 डिग्री विद्युत का अंतर होना चाहिए, मतलब दो फेज के बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्री या विद्युतीय डिग्री का जो फर्क है वो 120 डिग्री का होता है, उनके बीच में 120 डिग्री का गैप होता है।
असंतुलित वाइंडिंग में कंडक्टरों की संख्या अलग अलग कम या ज्यादा होती है, इस प्रकार वह ध्रुव कमजोर या मजबूत हो जाता है। ये देखिए संतुलित वाइंडिंग में तो क्या होगा, जो ऊपर वाला 2 नंबर पॉइंट है कि 120 डिग्री का फर्क होता है तीनों फेज में, बैलेंस होते हैं। टोटल डिग्री 360 हुई तो 120 120 120 पे तीनों बैलेंस हो गए। लेकिन असंतुलित में क्या है, कंडक्टर की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। तो जहां कंडक्टर की संख्या ज्यादा है वहां ध्रुव मजबूत हो जाएगा, वहां का पोल, जो पोल बनेगा जहां पे ज्यादा कंडक्टर है मजबूत, ज्यादा पावरफुल होगा। जहां कंडक्टर कम है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, यदि संतुलित किया जाए तो प्रत्येक चरण में उत्पन्न वोल्टेज परिणाम में समान होते हैं और एक ही कोण से एक दूसरे से विस्थापित होते हैं। ये वही संतुलित वाला जो मैंने 2 नंबर पॉइंट समझाया कि अगर संतुलित है आपकी वाइंडिंग तो जो भी वोल्टेज उत्पन्न होगा वो उसका परिणाम समान होगा, एक बराबर वोल्टेज उत्पन्न होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। कम ज्यादा कब होगा, जब कंडक्टर की संख्या कम ज्यादा हो जाएगी, जो कि असंतुलित में होता है। ठीक है, और वो एक ही कोण से यानी एक समान कोण से एक दूसरे से दूरी पे होंगे। जैसे कि 120 डिग्री विभवांतर होता है तो 120 डिग्री से ही एक दूसरे से तीनों फेज आपस में दूरी बनाए रखेंगे, एक बराबर कोण रहेगा उनका। ठीक है, और यदि परिणाम और कोण विस्थापन में अंतर है तो असंतुलित वाइंडिंग है। संतुलित वाइंडिंग में जो वोल्टेज है और जो कोण है, विस्थापन कोण, वो आपस में बराबर रहेंगे, और अगर उनमें कोई अंतर है तो वो असंतुलित वाइंडिंग है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल फॉर 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर ए मोटर हैविंग 36 स्लॉट 36 कॉइल्स एंड 4 पोल्स। 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल की कोई मोटर दी गई है और उसके लिए आपको वाइंडिंग के लिए कॉइल पर फेज पर पोल की संख्या आपको निकालनी है। देखिए बड़ा आसान प्रश्न है। क्या पूछा गया, कॉइल पर फेज पर पोल, यानी कॉइल को फेज से डिवाइड कर दीजिए, कितने नंबर ऑफ फेज हैं, और उनको फिर पोल से डिवाइड कर दीजिए, वो पूछा गया। तो मतलब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप कॉइल देखिए कितनी 36 कॉइल है, फेज कितने, 3 फेज की मोटर है, तो 36 को 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर पर पोल यानी उसको पोल से डिवाइड कर दीजिए, तो पोल कितने हैं, 4, तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए यहां पे आपको एक फोटो दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग, इस वाइंडिंग का नाम पूछा गया। अब देखिए यहां पर ये जो वाइंडिंग दी हुई है ये एक आपको दिख रही होगी, एक टाइप की चेन है, ये एक चेन जैसी वाइंडिंग दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि चारों में से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बास्केट वाइंडिंग, कंसंट्रेट वाइंडिंग, स्कैन वाइंडिंग, फ्लैट लूप, ओवरलैप्ड वाइंडिंग, इन चारों में से कोई भी चेन ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। तो अगर सीधे सीधे इसका नाम अगर चेन वाइंडिंग पूछ लिया जाए तो आप इसको चेन वाइंडिंग अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम उसको टिक करते, क्योंकि इस वाइंडिंग का नाम चेन वाइंडिंग भी है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना होगा कि इस वाइंडिंग को फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग कहते हैं और इसको चेन वाइंडिंग भी कहते हैं। ये देखिए कुछ और वाइंडिंग भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे ऑप्शन में हमको और भी काफी सारी वाइंडिंग दी हुई थी। तो जैसे बास्केट वाइंडिंग, तो ये है बास्केट वाइंडिंग। इस तरह का कोई फोटो आपको दे दिया जाए तो आप इसको देख के पहचान लेंगे कि ये बास्केट वाइंडिंग है। बास्केट टोकरी की साइड में वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये देखिए ये अगर वाइंडिंग आपको दी जाए तो इसको स्कैन वाइंडिंग कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ था हमें स्कैन वाइंडिंग, तो स्कैन वाइंडिंग का फोटो इस तरह का होता है। इस तरह का कहीं कोई फोटो दिख जाए आपको तो ये स्कैन वाइंडिंग है। ये देखिए फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग, हमारे क्वेश्चन में हमको फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग दी हुई थी जिसको हम चेन वाइंडिंग भी कह रहे थे, तो वो तो थी फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग। और ये क्या है, ये है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। अगर इस तरह का कोई फोटो आपको दिया जाता है जहां पे कि स्लॉट के ऊपर आपको एक एक वाइंडिंग फिट करी हुई है, इस तरह का जो है, वो जो चेन वाइंडिंग थी उसमें क्या था, एक छोटी और एक बड़ी वाइंडिंग थी और वो आपस में जुड़ी हुई थी, और इसमें क्या है अलग अलग वाइंडिंग है। तो इस तरह का फोटो दिया जाता है, उसको फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग कहा जाता है। ये देखिए ये है वो वाइंडिंग फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग। इसमें क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में भी दी हुई थी, इसको चेन वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटी एक बड़ी वाइंडिंग है और आपस में चेन की तरह जुड़ी हुई है। ठीक है, ये देखिए इसको कहते हैं स्क्यू वाइंडिंग। इसका याद रखने का तरीका क्या है कि एक छोटी और एक बड़ी वाइंडिंग है, इसमें एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी है। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्यू वाइंडिंग। ऐसा कोई फोटो आया तो आपको उसका आंसर देना है स्क्यू वाइंडिंग। ये देखिए ये तो देखने में पता चल रहा है डायमंड वाइंडिंग,
ऐसा कोई फोटो है तो आप सीधे सीधे जवाब दे पाएंगे कि ये डायमंड वाइंडिंग है। ठीक है, ये देखिए इन्वोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। डायमंड वाइंडिंग जो थी, उसी डायमंड वाइंडिंग के जो तिकोने सिरे थे उनको अगर फ्लैट कर दिया जाए, चपटा कर दिया जाए, तो एक आयताकार शेप बन जाती है और उसको कहते हैं इन्वोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। तो ये है आपकी इन्वोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। अब अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटिव। किस तरह की टेस्टिंग इस पिक्चर में दिखाई गई है वाइंडिंग की। तो देखिए इस पिक्चर में आपको शुरू में दिख रहा होगा एल और एन, लाइन और न्यूट्रल, दो चीजें दिख रही है। उसके बाद आपको जो टेस्ट लीड है वो कॉइल के दोनों सिरों पर लगाई हुई है। कॉइल के एक सिरे पर एक टेस्ट लीड लगाई है, दूसरे सिरे पर दूसरी लगाई है। तो इस तरीके से क्या मेजर किया जा सकता है, तो इस तरीके से आपको कॉइल का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आप इस तरीके से चेक करते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। अब देखिए एक और आपको वाइंडिंग दे दी और इस वाइंडिंग का नाम पूछा गया है। तो ये मैंने आपको शुरू में भी समझाया था, वहां पे मैंने आपको थोड़ा अलग फोटो दिखाया था। ये भी एक फोटो है, ये है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। फोटो में अगर सारे जो फेज हैं वो एक साइड दे दिए जाए तो भी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा, और अगर इस तरह का फोटो दे दिया जाए, देखिए इसमें क्या है कि आपकी हर एक कॉइल जो है वो कंसंट्रेट करी हुई है, एक सेंटर बना हुआ है और एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल, दूसरी के ऊपर तीसरी कॉइल, इस तरीके से है। देखिए ठीक है, कंसंट्रेट हो रखी है। एक किसी पोल के आसपास आसपास सारी कॉइल आ रखी है। पहले एक कॉइल आई, फिर अगले स्लॉट में दूसरी कॉइल लगी, फिर अगले स्लॉट में तीसरी। डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, 1 से 6 एक कॉइल आएगी, फिर 2 से 7 में दूसरी कॉइल आएगी, 3 से 8 में आएगी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसमें एक ही जगह कंसंट्रेट होकर के हो रखा है, तो इसको कंसंट्रिक कॉइल कहा जाएगा। ठीक है, तो संकेंद्रीय, जैसा कि इसका नाम भी दिख रहा है, जिनका एक ही केंद्र हो। ये जैसे जो वाइंडिंग बनी हुई है, अगर इनका केंद्र आप देखें तो सभी का एक ही केंद्र बन रहा है। बीच वाला जो स्लॉट है उसी को केंद्र मान लें, तो सारी उसी के आसपास बनी हुई है, तो संकेंद्रीय वाइंडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखिए फिर एक और वाइंडिंग आपको दी गई है। यहां पे क्या है, इस तरह की जो वाइंडिंग है, इसमें एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में वाइंडिंग गई, फिर अगले में गई। तो ये जो वाइंडिंग है इसको कहा जाता है वूल कॉइल वाइंडिंग, संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए होगा, ऑप्शन ए। Which formula is used to calculate the total electrical degree in stator of an AC motor? किसी AC मोटर की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। यानी आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ पोल हैं उनको 180 से गुणा कर देंगे तो आपका कुल विद्युतीय डिग्री आ जाएगी। एक पोल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो जितने पोल की मोटर है उसको उससे गुणा कर दीजिए तो मोटर की कुल विद्युतीय डिग्री आ जाएगी। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। वाई द न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्रीहीटेड बिफोर वार्निशिंग। वार्निश करने से पहले जो एक नई मोटर किसी को कोई अगर रिवाउंड करी हुई है तो उसे वार्निश करने के पहले गर्म क्यों करना चाहिए? तो देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जब हम किसी मोटर को वाइंड करते हैं तो उसमें कुछ नमी हो सकती है, तो उस नमी को पहले हटाना पड़ता है ताकि वार्निश करें तो वो नमी अंदर ना रह जाए। तो वार्निश करने के पहले हम उसको ड्राई आउट करने के लिए, ठीक है, नमी को बाहर निकालने के लिए, यानी बी ऑप्शन, ड्राई आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इसमें से नमी बाहर निकालने के लिए उसको गर्म करते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है। विच insulating material used in winding is a highly non-hygroscopic। ठीक है, ये जो वाइंडिंग के लिए ये 4-5 मटेरियल आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है? देखिए हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि जो एसिड से बचाए, ऐसा मटेरियल कह लीजिए आप। तो वो आपका ए ऑप्शन यानी मिलिनेक्स पेपर जो है, ए ऑप्शन, वो हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये जो मिलिनेक्स पेपर है ये एसिड मुक्त रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विच इज द टाइप ऑफ वाइंडिंग, किस प्रकार की वाइंडिंग है ये? तो यहां देखिए
क्या ये सिंगल लेयर वाइंडिंग हो सकती है? देखिए हम पहले ये वाइंडिंग का फोटो देख लेते हैं और उसके बाद चारों ऑप्शनों पे एक एक करके विचार करते हैं। क्या सिंगल लेयर वाइंडिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? देखिए एक फेज में एक स्लॉट पर वाइंडिंग 2 बार आ रही है। आप देखेंगे 1 से 6 में एक वाइंडिंग आ गई, ठीक है, फिर 6 से 13 में एक वाइंडिंग जा रही है, ठीक है। मतलब यहां पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि स्लॉट्स पर पोल पर फेस की संख्या अगर इक्वल टू 1 है तो वो सिंगल लेयर वाइंडिंग होगी, और अगर वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो चीज हमको कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए यहां पर सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या ये हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे हमको हर पोल पे 2-2 वाइंडिंग तो दिख ही रही है, ठीक है। हर स्लॉट में आपको डबल लेयर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब सिंगल लेयर तो नहीं हो सकती। क्या ये अनबैलेंस है? अनबैलेंस भी नहीं है, क्योंकि देखिए 4 पोल हैं, 3 फेज हैं, और हर पोल पे और हर फेज में वाइंडिंग की संख्या अगर आप देखें तो बराबर है। देखिए फेज ए के अंदर आप देखें इस फोटो को, फेज ए में देखें कि कितने हैं स्लॉट, कितनी वाइंडिंग है, बी में भी उतनी है, सी में भी उतनी है। ऐसे ही पोल में देखें, एक पोल में कितनी वाइंडिंग हुई, 2 में कितनी हुई, 3 में, तो सब में बराबर सी दिख रही है। तो अनबैलेंस नहीं हो सकता, ये बैलेंस वाइंडिंग कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स फॉर 3 फेज 36 स्लॉट 18 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग। देखिए 3 फेज वाली 36 स्लॉट 18 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट्स के संदर्भ में चरण विस्थापन की गणना करें। यानी ये क्या कह रहे हैं कि देखिए आपको फेज डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है एक ऐसी मोटर का जिसमें 36 स्लॉट 18 कॉइल 4 पोल की मोटर है, 3 फेज मोटर है, और इसमें आपको फेज डिस्प्लेसमेंट डिग्री में नहीं निकालना है, समझे? क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट, स्लॉट में निकालना है, न कि डिग्री में। फेज डिस्प्लेसमेंट डिग्री में तो बड़ा इजी होता है, 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का विभवांतर होता है, तो वो तो बड़ा इजी, हमको पता है कि भाई 2 फेज में 120 डिग्री का विभवांतर है। लेकिन वो पूछ रहे कि आप डिग्री में मत बताओ, आप ये बताओ कि स्लॉट में कितना फर्क आएगा। पहला फेज 1 नंबर स्लॉट में है तो दूसरा फेज कौन से नंबर के स्लॉट में होगा, स्लॉट में कितना डिफरेंस होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना भी इजी है। इसको मैं एक बार आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं, ठीक है। देखिए वैसे तो इसका आंसर क्या हुआ कि आपका टोटल स्लॉट है 36, ठीक है। इसकी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर हम बात करें तो कितनी बैठेगी, 180 इंटू 4 यानी 720, क्योंकि 4 पोल की मोटर है, एक पोल 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 4 पोल को 180 से गुणा करेंगे तो 720 आएगा। तो 720 टोटल डिग्री, और टोटल स्लॉट कितने 36, 720 टोटल डिग्री है और टोटल स्लॉट 36 है, तो एक स्लॉट के लिए कितनी डिग्री हुई, 720 को 36 से डिवाइड कर देंगे यानी 20 डिग्री, और उस 20 डिग्री एक स्लॉट पे आई तो आपका 120 डिग्री का जो विभवांतर है उसमें कितने स्लॉट होंगे, एक स्लॉट पे 20 डिग्री, तो 120 डिग्री में 6 स्लॉट आएंगे, यानी बी ऑप्शन। अब इसकी कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी लिखित में समझाता हूं, ठीक है। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये देखिए टोटल स्लॉट आपके 36 हैं, टोटल पोल आपके 4 हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री आपकी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है, नंबर ऑफ पोल इंटू 180, क्योंकि एक पोल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 4 पोल हैं तो 180 को 4 से गुणा करेंगे तो 720 टोटल डिग्री आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट आपको निकालना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी एक स्लॉट में कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री हुई, तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 720 है, ठीक है। इसको स्लॉट से डिवाइड कर देंगे, 720 को 36 से डिवाइड किया तो 20 डिग्री एक स्लॉट पे आ गई। अब आपको फेज डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो वो आपको पता है ये 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का होता है। अब देखिए आपको 2 चीजें मिल गई, एक स्लॉट के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है 20, और एक फेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कितना है 120, 20 डिग्री एक स्लॉट के लिए, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 120 है, तो यानी 6 स्लॉट, एक स्लॉट 20 डिग्री का, तो 120 डिग्री बनाने के लिए कितने चाहिए, 6 स्लॉट चाहिए, तो इसका आंसर 6 स्लॉट है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग, ये देखिए ये मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, स्कैन वाइंडिंग। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर मोटर, ये देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, तो कि 6 पोल की मोटर है उसका इलेक्ट्रिकल डिग्री बताना है। अब देखिए एक पोल का इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है 180,
ठीक है, तो 6 के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 से 180 को गुणा करेंगे तो आएगा 1080, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, 6 पोल की मोटर, एक पोल 180 का, तो 6 पोल 1080। ठीक है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड इन 3 फेज मोटर्स। 3 फेज मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, ये आपको याद रखना होगा। 3 फेज मोटर अगर है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, और अगर सिंगल फेज मोटर है तो उसमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो 3 फेज है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। विच टाइप ऑफ एसी वाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज इज मोर देन 1 एट डिफरेंट पिचेस। ये तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट जो मैंने लिखवाया था आप दोबारा देखिएगा, इसको वीडियो को बैक करके देखिए कि किस तरह की वाइंडिंग है जिसमें कि नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज एक से ज्यादा होता है। तो एक से ज्यादा किसमें होता है, आपका एक से ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है, वितरित फॉर्म में होती है। तो अब देखिए 4 जो ऑप्शन दिए हैं, स्कैन वाइंडिंग, इसका फोटो याद कीजिए कैसा है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं थी। डायमंड वाइंडिंग, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं थी। इन्वॉल्यूट वाइंडिंग, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं थी। आपका जो लास्ट ऑप्शन है फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग, ये क्या थी, ये इसको चेन वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें एक वाइंडिंग खत्म होती है और उससे जुड़ करके दूसरी वाइंडिंग शुरू हो जाती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की वाइंडिंग है। तो इस वाइंडिंग के लिए कॉइल पर पोल पर फेज जो है वो एक से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विच इज फुल पिच वाइंडिंग, कौन सी फुल पिच वाइंडिंग है। तो देखिए आपको मैंने वीडियो के शुरू में एक कंसेप्ट समझाया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन उसी पर आधारित था, क्या कि जब कॉइल पिच आपकी पोल पिच से ज्यादा होती है तो उसे लॉन्ग फ्रैक्शन वाइंडिंग कहा जाता है। जब आपकी कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है तो उसे शॉर्ट फ्रैक्शन वाइंडिंग कहा जाता है, और जब आपकी कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो उसको फुल पिच वाइंडिंग कहा जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। किसी एसी मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम कई बार कर चुके हैं। इसका आपको ऑप्शन ए करेक्ट है। एक पोल 180 डिग्री के बराबर होता है, तो टोटल जितने पोल हैं उसे 180 से गुणा कर दीजिए, टोटल डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द पोल पिच। पोल पिच फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए, जितने स्लॉट हैं उसे नंबर ऑफ पोल से गुणा कर दीजिए। पोल पिच क्या होता है कि एक पोल कितने स्लॉट को घेरेगा, ऐसा समझिए। ठीक है, एक पोल जो है उसके नीचे कितने स्लॉट आएंगे, तो जितने आपके टोटल स्लॉट हैं उनको, जितने आपके पोल हैं उससे आप अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक पोल के नीचे कितने स्लॉट आएंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉलर मार्क्ड एस एक्स। यहाँ जो ये एक्स मार्क किया हुआ है इसमें मोटर की वाइंडिंग पे, तो इसका क्या यूज होता है, क्या कार्य होता है इसका। तो इसका कार्य होता है आपका प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, ये काम होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट या ओपन फॉल्ट को चेक करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है एक्सटर्नल ग्रोवलर जो है, ग्रोवल जो है एक्सटर्नल ग्लोवर, इसका यूज किया जाता है छोटी मोटर के परीक्षण में। टोंग टेस्टर का यूज किया जाता है करंट चेक करने में। डिजिटल मल्टीमीटर का यूज किया जाता है रेजिस्टेंस या आपका कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी वगैरह ये सब चेक करने के लिए। और जो लास्ट ऑप्शन है इंटरनल ग्लोवर, इसका यूज किया जाता है स्टेटर वाइंडिंग, एसी या डीसी बड़ी मोटरें स्टेटर वाइंडिंग जो है उनकी शॉर्ट और ओपन फॉल्ट को चेक करने के लिए। यही आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, यही यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया है कि इंटरनल ग्लोवर और एक्सटर्नल ग्लोवर में क्या चेक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर
एसी सिंगल फेज मशीन्स। एसी सिंगल फेज मशीन में कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है? तो देखिए पहले ये क्वेश्चन आया था एसी थ्री फेज मशीन में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और यहां पूछा है एसी सिंगल फेज, तो एसी सिंगल फेज में कौन सी यूज करते हैं? कंसंट्रिक वाइंडिंग, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कंसंट्रिक वाइंडिंग। व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग्स इन थ्री फेज मोटर? थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग के बीच में फेज विस्थापन क्या होता है? तो ये आपको याद है कि दो फेज के बीच में विस्थापन हमेशा 120 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन सी। ये देखिए, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, किस प्रकार की वाइंडिंग बताई गई है? यही क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन पहले क्या था, वाइंडिंग ऊपर से नीचे तक पूरी कंप्लीट एक जैसी थी, बीच में कहीं डिवाइड नहीं किया हुआ था। तो अगर बीच में डिवाइड नहीं किया तो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, और यहां पे बीच में डिवाइड कर दिया तो ये डबल लेयर वाइंडिंग है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आपको कुछ और अलग टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके।